हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम रिट ऑफ सरसरी के बारे में समझेंगे। कई लोग सैटी और एरी भी बोलते हैं, सरसरी भी बोलते हैं। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो लव द ट्विंस इंस्टाग्राम पेज का नाम है, जरूर फॉलो करें हमें। हम इसमें जनरली लाइव आते रहते हैं और आपके BE LLB के एग्ज़ाम जो है वहाँ हम डिस्कस करते रहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, जो भी है। आप हमें टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लोग विद ट्विंस टेलीग्राम चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लें अभी जाकर। और हमने अपना नया ब्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया है, ब्लॉग विद ट्विंस, तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करें, इसको अपना प्यार दें। इसमें हम अपनी लाइफ के डेली ब्लॉग्स डालते रहते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं घूमने फिरने जो भी होता है वो डालते रहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं या आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होती है, आपको फ़ायदा हो रहा है हमारी वीडियो से, तो प्लीज़ हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम में कोई अमाउंट डाल के हमें सपोर्ट करें। ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आ जाओ गाइस, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं अपना टॉपिक जो है मीनिंग के साथ शुरू करूँगा। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी रिट ऑफ मंडामंस, क्वाब्रंटो, प्रोहिबिशन और हैबिस काफी बना चुका हूँ। जो वहाँ इंट्रोडक्शन है वही यहाँ आप लिख सकते हो, मेन इंट्रोडक्शन जो है। पर हम अभी समझेंगे कि रिट ऑफ सरसरी का मतलब क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में आपको बताया था कि जो प्रोहिबिशन और सरसरी है वो एक जैसे ही हैं, फ़र्क थोड़ा ही होता है। तो आई थिंक आपको वो वीडियो अगर आपने देखी है प्रोहिबिशन वाली तो आपको रिट ऑफ सरसरी अपने आप समझ आ ही जाएगा आराम से, और आ भी गया होगा। तो हम लोग रिट ऑफ सरसरी अगर सिंपल भाषा में बात करें तो सरसरी जो है एक लैटिन टर्म है। सरसरी कोई हिंदी वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू सेटिफाई करना। तो जो कोर्ट अब रिट ऑफ सरसरी कब इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू करेंगे, आपको पता ही है। तो कोर्ट कब इशू करता है, जब भी कभी किसी जुडिशल अथॉरिटी ने, कोई जुडिशल अथॉरिटी है, कोई कोर्ट है या कोई क्वासी जुडिशल अथॉरिटी है, इवन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी उसने कोई भी डिसीजन दिया है, कोई एक्शन लिया है, कोई भी कार्य किया है अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाकर, और वो कार्य कर भी दिया है, डिसीजन ले भी लिया है। इस रिट ऑफ सरसरी में क्या होता है, कब इशू की जाती है, कोर्ट कब इशू करता है, जब कोई लोअर कोर्ट या कोई क्वासिजुडिशल बॉडी या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है उसने कोई फंक्शन किया हो, कोई कार्य किया हो और अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके कार्य किया हो, कर दिया होता है। तो फिर जो है कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वो उन अथॉरिटी को जिन्होंने अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके कार्य किया है, जुरिसडिक्शन नहीं थी काम करने की फिर भी कर दिया, उनको जो है डायरेक्शन देता है और ऑर्डर देता है कि जो भी आपने कार्य किया है उसे हमारे सामने पेश किया जाए, जो भी फाइल है उसको हमारे सामने लेके आया जाए, ताकि हम उसको सर्टिफाई करेंगे कि आपने सही डिसीजन दिया है या गलत डिसीजन दिया है। और अगर डिसीजन गलत होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस डिसीजन को जो है क्वैश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और अगर डिसीजन सही लगता है कोर्ट को तो कोर्ट उसको वैलिड बना देता है, वैलिड रखता है। तो मीनिंग एक बार पढ़ के समझ देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू सर्टिफाई। बात यह है कि इसका मतलब क्या, टू सर्टिफाई ए लैटिन वर्ड है। सर्टिफाई मतलब जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको सर्टिफाई करना कि सही है गलत है, उसकी स्क्रूटनी करनी कि सही डिसीजन दिया है गलत डिसीजन दिया है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, इट इज़ ए जुरिसडिक्शन रिट। ये जुरिसडिक्शन रिट है, रिट कब इशू की जाती है, मेरी जुरिसडिक्शन को देखते हुए। अगर कोई लोअर कोर्ट, जुडिशल बॉडी, क्वासी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर जो है अपनी पावर से, अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके कार्य करती है, कार्य कर देती है, इसमें कार्य कर देती है, एक्शन कर देती है पूरा, तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो रिट ऑफ जुरिसडिक्शन इशू करते हैं, रिट ऑफ सरसरी इशू करते हैं। तो क्या है, इट इज ए जुरिसडिक्शन रिट एंड इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। यहाँ मैंने जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी लिखी है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो इट इज इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड में, एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, अब्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अर्थात अगर छोटा कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके, जुरिसडिक्शन नहीं थी कार्य कर दिया, या जुरिसडिक्शन थी
पर एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में काम कर दिया, या फिर अपनी जुरिडिक्शन को एब्यूजिवली यूज़ किया, गलत तरीके से यूज़ किया और कोई कार्य कर दिया, या फिर कोई भी डिसीजन दिया, कोई कार्य किया पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो ही नहीं किया। इस केसेस में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो रिट इशू कर सकते हैं, और जो लोअर कोर्ट जिसने भी कोई डिसाइड किया था केस, कोई एक्शन लिया था, उनको बोल सकते हैं कि हमारे पास जो भी फाइलें पड़ी हैं सारा सिस्टम हमारे पास लेकर आ जाओ, हम उसको सर्टिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि क्या आपने सही काम किया है या गलत काम किया है। अगर आपने सही किया है, आपने अपनी जुरिडिक्शन में ही किया है, आपको पावर थी, तो कोर्ट उसको एज इट इज़ वैलिड कर देगा। और अगर वो कोर्ट को लगता है कि वो इनवैलिड है, आउट ऑफ जुरिडिक्शन काम किया हुआ है, तो कोर्ट उस काम को क्या कर देगा, उस वर्क को, उस एक्शन को क्वैश कर देगा, खत्म कर देगा। नीचे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इट इज़ रेमेडियल रिट। ये जो है वो रेमेडियल रिट है, ये रेमेडी प्रोवाइड करती है, एंड इट इज़ इशूड टू क्वैश एन ऑर्डर और डिसीजन विच हैज़ मेड विदाउट जुरिडिक्शन। तो ये क्यों इशू की जाती है, जो लोअर कोर्ट हैं, जो अथॉरिटी है, जिन्होंने कोई एक्शन लिया है बिना किसी जुरिडिक्शन के उनके एक्शन को क्वैश कर देना, खत्म कर देना। इट इज़ इशूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिट ऑफ प्रोविजन और इसमें फ़र्क कर देती है। ये जो रिट है, रिट ऑफ सर्जरी है, ये प्रोसीडिंग के कंप्लीट होने के बाद कोर्ट इशू करता है। मतलब ये हुआ बोलने का कि कोई लोअर कोर्ट है, उसने कोई केस डिसाइड कर दिया, जुरिडिक्शन के बाद जाके डिसाइड कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है रिट ऑफ सर्जरी इशू करते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर दी और केस को डिसाइड कर दिया, तभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्जरी इशू कर रहे हैं। मतलब रिट ऑफ सर्जरी इज इशूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग। और अगर मान लो लोअर कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल ने अपनी प्रोसीडिंग को कंप्लीट ना किया हो, प्रोसीडिंग पेंडिंग है, चली हुई है, तब रिट ऑफ प्रोविजन इशू करता है कोर्ट और बोलता है कि आप जो काम कर रहे हो उसे यहीं रोक दो, रुक जाओ, कंप्लीट मत करो, अपना पेंडिंग प्रोसीडिंग में ही कर देता है, कंप्लीशन के बाद नहीं करता। कंप्लीशन के बाद जब नीचे वाली कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने प्रोसीडिंग कंप्लीट कर दी, तब रिट ऑफ सर्जरी इशू करेगा कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। पर अगर नीचे वाले कोर्ट ने अब तक प्रोसीडिंग पेंडिंग है, चली हुई है, डिसीजन नहीं दिया है, तब रिट कौन सी इशू करता है, प्रोहिबिशन, रोक देता है, प्रोहिबिट कर देता है। आपको मैंने प्रोहिबिशन वाली रिट में बताया ही था। तो ये तो सारी बातें हो गई। तो वो अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर आपने बोला कि जो रिट ऑफ सर्जरी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, उसके एक्शन के अगेंस्ट भी इशू होती है, कैसे, कब लगा पता? तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि एक बड़ा लैंडमार्क केस है, एक के कृपाक बड़ा लैंडमार्क केस है, कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि रिट ऑफ सर्जरी कैन आल्सो बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एक्शन लेती है, कोई कार्य करती है, कोई केस डिसाइड करती है, तो उसके अगेंस्ट भी रिट ऑफ सर्जरी इशू की जा सकती है। इस केस में ये बात बोली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे इसका ऑब्जेक्ट और फिर ग्राउंड क्या है इस रिट को इशू करने के। हाँ जी गाइज, तो गाइज अब हम इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि रिट ऑफ सर्जरी इशू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं या क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं या फिर जुडिशियल बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर एक चेक बनाया जा सके ताकि वो अपनी जुरिडिक्शन के बाहर काम ना करें, उनके ऊपर चेक बनाया जा सके। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि जो ये जुडिशियल बॉडीज़ हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, गलत तरीके से यूज़ ना करें। अगर वो करेंगी तो कोर्ट जो है रिट ऑफ सर्जरी इशू कर लेगा और अपने पास सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लेगा और देखेगा कि सर्टिफाई करेगा उसको कि सही है गलत है। अगर गलत हुआ तो ऑर्डर को क्वैश कर देगा। मतलब चेक बनाने के लिए वो गलत तरीके से काम ना करें, अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। ये तो होगी ऑब्जेक्ट की बात। अब हम पढ़ेंगे कि जो रिट ऑफ सर्जरी है ये किन किन ग्राउंड पे इशू की जा सकती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने मेरी रिट ऑफ प्रोहिबिशन वाली वीडियो देखी है और उसमें जो ग्राउंड्स दिए थे वो आपको आते हैं, तो सेम ग्राउंड पे रिट ऑफ सर्जरी इशू होती है। ग्राउंड बिल्कुल सेम है। फ़र्क ये होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो लोअर कोर्ट के केस को डिसाइड करने से पहले इशू की जाती है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को या जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी को रोक देता है कि आप ये काम नहीं करो, प्रोहिबिट कर देता है। लेकिन कब इशू करता है रिट ऑफ सर्जरी कोर्ट? सर्जरी के केस में क्या होता है कि नीचे वाले कोर्ट ने, अथॉरिटी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने केस डिसाइड कर दिया होता है, उसके बाद कोर्ट इशू करता है और बोलता है जो भी अपने केस डिसाइड किया है उसका सारा ब्यौरा मेरे पास लेकर आओ और मैं सर्टिफाई करूँगा, मैं देखूँगा सही है गलत है। अगर गलत हुआ तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को क्वैश कर देते हैं, किसी के ऑर्डर को, किसके डिसीजन को, जो लोअर कोर्ट ने
ट्रिब्यूनल ने या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने दिया हो। और गाइस जो रिट ऑफ प्रोविजन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं होती है, वो केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट होती है। लेकिन रिट ऑफ सर्जरी केवल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू हो जाती है। ये बात AK कृपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ग्राउंड की बात करूँ तो पहला जो ग्राउंड है रिट ऑफ सर्जरी इशू करने का, कोर्ट जब इशू करता है वो ग्राउंड है पहला कि एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन। मतलब क्या हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि जो लोअर अथॉरिटी है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, उसने कोई केस डिसाइड किया है, कोई कार्य किया है, कोई भी डिसीजन लिया है पर इन एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन लिया है, अर्थात उसकी जो पावर थी, मान लो पावर इतनी थी तो उसने इतनी पावर को यूज़ करते हुए वो डिसीजन लिया है, अपनी पावर से बाहर जाकर डिसीजन लिया है, तो कोर्ट रिट ऑफ सर्जरी इशू कर सकता है। कौन कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। दूसरा रीज़न है वो है लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। लैक ऑफ जुरिसडिक्शन इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कोई एक्शन लिया है पर उनके पास जुरिसडिक्शन थी ही नहीं वो काम करने की, बिल्कुल भी नहीं थी, जीरो जुरिसडिक्शन बिल्कुल नहीं थी, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन था, अर्थात जुरिसडिक्शन थी ही नहीं, पर बिना किसी क्षेत्राधिकार होने के बावजूद भी इन्होंने एक्शन ले लिया, केस को डिसाइड कर दिया, तो कोर्ट क्या बोलेगा? रिट ऑफ सर्जरी इशू कर सकता है इस ग्राउंड पे कि आपने जो है लैक ऑफ जुरिसडिक्शन में काम किया है, आपकी जुरिसडिक्शन नहीं थी काम करना, आपके पास पावर नहीं थी काम करने की, पर फिर भी आपने काम किया, केस डिसाइड किया, तो हम आपके केस को क्वैश करते हैं, ख़त्म करते हैं जो भी आपने डिसाइड किया है रिट ऑफ सर्जरी इशू करने के बाद। तो रिट ऑफ इशू सर्जरी जो है कोर्ट का भी इशू करेगा अगर कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, कि जो लोअर कोर्ट है या कोई जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे ट्रिब्यूनल हो गए, उन्होंने लैक ऑफ जुरिसडिक्शन में काम किया कि जुरिसडिक्शन थी नहीं, फिर भी कोई एक्शन ले लिया, कोई केस डिसाइड कर लिया। तीसरा क्या है? एब्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन। एब्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है या फिर जुडिशियल बॉडी है, उनके ऊपर उनके पास जुरिसडिक्शन तो है काम करने की, उनके पास क्षेत्राधिकार तो है, पर वो अपने काम की, अपने क्षेत्राधिकार का क्या कर रहे हैं? एब्यूज़ कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो अब्यूज़ ऑफ पावर करना होता है ना, कि पावर का मिसयूज़ करना। तो अगर ऐसा करती है कोई भी कोर्ट, जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी, तब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्जरी इशू कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हो, एब्यूज़ कर रहे हो, गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, आप आर्बिट्रेरीनेस फैला रहे हो। चौथा पॉइंट क्या है? वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अर्थात अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि जो नीचे के कोर्ट हैं, जो नीचे की जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उन्होंने कोई एक्शन लिया है, कोई कार्य किया है, पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो ही नहीं किया, जो करना बड़ा जरूरी होता है, ये तो मेन पिलर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इसको फॉलो ही नहीं किया। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टी को सुनना, दोनों पार्टी को सुनने के बाद केस को एनालाइज करना, दोनों पार्टी के एविडेंस को लेना, उसके बाद देखना क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ को फॉलो किया ही नहीं, बल्कि जो छोटा कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, उन्होंने एक पार्टी को सुना और केस डिसाइड कर दिया। तो कोर्ट इस ग्राउंड पे भी रिट ऑफ सर्जरी इशू कर सकता है और चेक कर सकता है कि आपने सही किया गलत किया। और अगर कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, कि आपने गलत डिसीजन दिया है, गलत तरीके से केस डिसाइड किया है, आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया ही नहीं। अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पता आपको नहीं है अच्छे से, तो मेरी वीडियो देखो, मैं वीडियो बना चुका हूँ, बड़े अच्छे से बताया हुआ मैंने, आपको सारा समझा देगा। तो कोर्ट क्या करेगा? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर आपने फॉलो नहीं किया है, मतलब जो छोटे कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल हैं, तब या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तब भी रिट ऑफ सर्जरी इशू कर सकता है और बोल सकता है कि अब छोटे कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्वैश कर सकता है। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अब ये क्वेश्चन बनता है, इसमें और भी बातें आती हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर द रिट ऑफ सर्जरी। रिट ऑफ सर्जरी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है, वो रिट ऑफ सर्जरी के लिए इशू के लिए अप्लाई करने को बोल सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को बोल सकता है कि रिट ऑफ सर्जरी इशू की जाए। जो बंदा विक्टिम है या फिर उसके बिहार में उसकी जो फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, वो भी रिट ऑफ सर्जरी इशू करवा सकते हैं, कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और कोर्ट को बोल सकते हैं रिट ऑफ सर्जरी इशू करने को। वैसे ही अगेंस्ट होम रिट ऑफ सर्जरी कैन बी इशूड, किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है? तो ये जो अगेंस्ट होम हु कैन अप्लाई, हमने 4 रिटों में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, तो आपने ये लिख लेना है। बाकी रिट देखोगे तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज भी लग जाएगी पता। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, ये पेड नोट्स हैं, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। तो
अगर बात की जाए हु कैन अप्लाई, तो आपको लग गया पता कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जो विक्टिम है वो भी कर सकता है, उसके बिहाफ में उसके मेंबर, फैमिली मेंबर, दोस्त भी कर सकते हैं। अगेंस्ट हुम इट कैन बी इशू, किसी अगेंस्ट इशू हो सकती है, तो जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट हो सकती है, जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो सकती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो सकती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी हो सकती है। ये एक विभाग वसीम ने फिलिया केस में बात बोली थी। एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिट ऑफ सर्जरी का केस चैप्टर है, इसमें एक बड़ा लैंडमार्क केस है, वो आपने पक्का लिख लेना है। नलिनी, ये केस पक्का आपने लिखना है, नलिनी राजन, ये बड़ा लैंडमार्क केस है, वर्सेस आनंद शंकर। आनंद शंकर, ये केस बड़ा लैंडमार्क है, तो आपने ये पक्का याद कर लेना है, क्योंकि रिट ऑफ सर्जरी का लैंडमार्क केस है, आपको ये पक्का याद करना है। 1951 का केस है, तो ये भी आपने लिख लेना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला हुआ हमारे इलाके में। तो गाइस प्यार दिखाएं अपना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम नंबर पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो आपका मन करता है। ये कंपल्सरी नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।